नमस्कार दोस्तों, ई विद्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यूजीसी नेट दिसंबर 2024 को टारगेट मानते हुए पेपर 1 जिसकी यूनिट है कम्युनिकेशन, आज हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये वीडियो इस यूनिट का पहला वीडियो यानी सेट नंबर 1 है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ यानी PYQs की तरफ। और ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। ये सब जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, किसी संदेश में अंतर्निहित संदेश को तकनीकी दृष्टि से कहा जाता है। आपको बताना है जब संदेश के अंदर कोई संदेश छुपा होता है तो उसे तकनीकी दृष्टि से क्या कहा जाता है। द इम्प्लिसिट मैसेज विद इन अ मैसेज इज टेक्निकली रिफर्ड टू एज। आपके ऑप्शन है अव्यक्त संदेश, अंतर्भूत संदेश, अनभिरंजक संदेश, उपपाठ। लेटेंट मैसेज, एम्बेडेड मैसेज, अनएम्बेलाइज्ड मैसेज, सब टेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आप वीडियो को स्टॉप करेंगे और अपना सही जवाब बताएंगे और अंत में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है अव्यक्त संदेश। अब देखिए, अव्यक्त संदेश वो संदेश होता है जो बता कर नहीं कहा जा सकता, मतलब वो सामने वाले व्यक्ति को खुद पता करना होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति हंस रहा है, अब उसके मुस्कुराने हंसने का मतलब है कि वो खुश है, लेकिन वो उसने ये नहीं बताया कि वो खुश है, लेकिन आप समझ गए, तो इसे बोलते हैं अव्यक्त संदेश। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है, लेकिन हमारा आंसर नहीं है क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है। लेटेंट मैसेज ये टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है। अंतर्भूत संदेश वो होता है, देखिए दोस्तों, अंतर्भूत संदेश की अगर बात करें तो ये वो संदेश होता है जिसके अंदर कोई संदेश छिपा होता है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे हम बच्चों को कहानियां सुनाते हैं तो कहानियां उनको सुनाते ज़रूर हैं, लेकिन उनके अंदर एक संदेश छुपा होता है जिसके अंदर एक शिक्षा होती है। ठीक है, कहानी के अंदर शिक्षा होती है, तो ये इनका अंतर्निहित, ये अंतर्भूत संदेश है। जो शिक्षा है कहानी की वो होता है अंतर्भूत संदेश। तो ये भी एक संदेश है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। अगला ऑप्शन है अनभिरंजक संदेश, अनएम्बेलिश्ड मैसेज। ये संदेश वो होता है जिसको साधारण तरीके से सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कोई अलंकार का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे मैंने आपसे कहा कि बिना मेहनत के सफलता प्राप्त नहीं होती। अब देखिए, मैंने आपसे बिल्कुल सिंपल सा सीधी लैंग्वेज में आपसे संदेश आपको दिया। इसमें मैंने ना किसी कहानी का सहारा लिया ना कुछ, मैंने आपको सीधा सीधा एक संदेश दिया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अनभिरंजक संदेश। लेकिन यहाँ पर ये भी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि संदेश के अंतर्निहित संदेश, इसको टेक्निकल लैंग्वेज पूछा। आपसे ये नहीं पूछे इनमें से किस संदेश के बारे में पूछा, आपसे बस इस संदेश का यानी अंतर्निहित संदेश की टेक्निकल जो फॉर्म है उसको वो पूछिए कि उसे टेक्निकल फॉर्म में क्या कहते हैं। तो वो है आपका सब टेक्स्ट। जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी में आप इसको कभी नहीं बता पाते, उपपाठ इसका जवाब होगा, क्योंकि ये हिंदी के वर्ड ऐसे होते ही हैं कि बहुत कठिनाई होती है इनको पता करने में। तो आप जब इंग्लिश का ज़रूर देखिएगा, इंग्लिश में आपको बिल्कुल सीधा सीधा दिया रहता है। तो सब टेक्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। ये आपको 2 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना ये आपके ऑप्शन है कि कौन से कथन सही हैं और कौन से कथन गलत हैं। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है दोस्तों, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। एक युक्ति है कि केबल और टेलीविज़न दर्शकों के आविर्भाव से अधिक व्यक्तिक और अंतःक्रियात्मक मीडिया संस्कृति की शुरुआत हुई। इट इज़ आर्ग्यूड दैट एडवेंट ऑफ केबल एंड टेलीविज़न व्यूअर्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ मोर इंडिविजुअलाइज्ड एंड इंटरेक्टिव मीडिया कल्चर। पहला कथन ये कह रहा है दोस्तों कि जब से केबल यानी जो टेलीविज़न है और केबल टीवी है, जब से इनका आविर्भाव हुआ है तब से व्यक्ति और अंतःक्रियात्मक लोगों के माध्यम, मतलब मीडिया के माध्यम से और लोगों से जुड़ने में सक्षम रहे हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जब से टीवी और ये सब आए हैं, मतलब हम बात करें सोशल मीडिया की अगर बात करें, जब से ये लोग आए, जब से चीज़ें आई हैं, तब से हमारा इंटरेक्शन और लोगों से भी हो पाया है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब पहले सब चीज़ें नहीं थी तो हमारा इंटरेक्शन, ज़्यादा लोगों के बारे में जानकारी ही नहीं होती थी। पर आज के समय में इन सब चीज़ों के होने के कारण हमारा इंटरेक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, पहला कथन तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा है एकीकृत संप्रेषण प्रणाली के भीतर संदेशों में संप्रेषणीयता और समाजीकरण नहीं होते हैं।
अब देखिए एकीकृत संप्रेषण प्रणाली मतलब जब एक ही चीज़ में, जैसे मान लीजिए हमारा फ़ोन है, अब ये एकीकृत संप्रेषण प्रणाली की सारी चीज़ें हमारे एक ही चीज़ में हैं, तो इससे क्या होते हैं बताते हैं कि संप्रेषणीयता यानी कम्युनिकेशन और समाजीकरण सोशलाइजेशन नहीं होता। तो ये कथन दोस्तों गलत है। विद इन एन इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम मैसेज डू नॉट फैसिलिटेट कम्युनिकेबिलिटी एंड सोशलाइजेशन। तो दोस्तों ये कथन गलत है, क्योंकि जब से हमारे पास फ़ोन आया है तो समाजीकरण कम नहीं हुआ बल्कि समाजीकरण बढ़ा है इससे। अब आज आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तमाम लोगों से जुड़ते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो ये इससे समाजीकरण कम नहीं हुआ बल्कि समाजीकरण इससे बढ़ा है। तो ये कथन गलत है। पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है दोस्तों, जब लोग अधिसंप्रेषण करते हैं वे डैश बारे में संदेश भेज रहे हैं। ठीक है, डैश के बारे में होगा यहाँ पर। ठीक है, व्हेन पीपल इंगेज इन हाइपर कम्युनिकेशन दे आर फोकस्ड ऑन सेंडिंग मैसेज अबाउट। ऑप्शन है आपके सेंडर, रिसीवर, मीडियम और मैसेज। तो देखिए दोस्तों यहाँ प्रेषक, प्राप्तकर्ता, माध्यम और संदेश 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। अब देखिए जब लोग अधिसंप्रेषण, हाइपर कम्युनिकेशन का मतलब होता है बार बार संदेश भेजना, बहुत ज़्यादा संदेश भेजना, तो वो किसके बारे में बात कर रहे होते हैं। अब देखिए जब हम लोग कोई मैसेज भेजते हैं, मैं आपको बताऊं, जब हम लोग कोई मैसेज भेज रहे होते हैं तो हमारे संदेश में क्या होता है, हमारा वो टॉपिक जो हम भेजना चाहते हैं आपके पास। ठीक है, जैसे मैं आपको देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ सारे ऑप्शन के बारे में। देखिए प्रेषक होता है सेंडर, आपने इंग्लिश में देखा ऑप्शन दिया भी हुआ है, सेंडर मतलब जो संदेश भेजता है। प्राप्तकर्ता होता है रिसीवर, जिसके पास संदेश जाता है। माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम किसी को अपना संदेश भेजते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, ये माध्यम है, ईमेल हो गया, सोशल मीडिया, ये सब क्या है, माध्यम है। अब देखिए जब संप्रेषण करते हैं तो किसके बारे में, अपने संदेश के बारे में संदेश भेज रहे होते हैं। ये यहाँ पर बात की गई है, किसके बारे में संदेश भेज रहे हैं, हमारा अपने संदेश के बारे में। हमारा संदेश क्या है, देखिए यहाँ वर्ड सेम होगा इसलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगी, पर अगर हम बात करें हम अपने जो मेरा मैसेज है उसके बारे में संदेश कर रहे हैं, ठीक है, तो आप समझेंगे कि अपने मैसेज के बारे में हम संदेश कर रहे हैं। मेरा मैसेज क्या है, मान लीजिए मैं एग्जांपल आपसे ले रहा हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने किसी को मैसेज भेजा अपने दोस्त को कि तुम कैसे हो, तो मेरा संदेश यही है कि उसका हाल चाल पूछना, ये मेरा संदेश है। तो हम संदेश करते हैं अपने संदेश के बारे में, यानी हमारा मैसेज क्या है उसके बारे में हम संदेश भेजते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न दोस्तों, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। गैर शाब्दिक संकेतक यानी सिग्नल संप्रेषण पर बल देने और उसके समर्थन हेतु प्रयुक्त होते हैं। कि नॉन वर्बल क्यूज सिग्नल्स आर यूज्ड टू एम्फेसाइज एंड सपोर्ट कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पर कथन 1 का मतलब है गैर शाब्दिक जो संकेत होते हैं यानी हमारे जो संदेश सिग्नल होते हैं वो संप्रेषण पर बल देने और उसके समर्थन हेतु प्रयुक्त होते हैं। बिल्कुल, देखिए जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन के साथ जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी करते हैं तो हमारा जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तब आप समझ पाएंगे अच्छे से। जैसे आप क्लास में अगर पढ़ा रहे हैं और आपका कोई छात्र बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बहुत अच्छे उसने कोई क्रियाकलाप है बहुत अच्छा उसने किया, तो आप उसे कहेंगे शाबाश, और साथ ही अगर आप ताली भी बजाएंगे। अब देखिए ताली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जब आप उसके लिए ताली भी बजवाएंगे तो यहाँ पर जो आपका कम्युनिकेशन हुआ यानी कि जो आप वर्बल आप शाबाशी दे रहे थे उस पर और अधिक प्रभाव पड़ जाएगा उस बच्चे पर। ठीक है, तो देखिए कि संप्रेषण में शाब्दिक के साथ साथ यानी संकेतों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों, कथन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगर हम दूसरे कथन की बात करें, गैर शाब्दिक संकेत शाब्दिक संप्रेषण है तो कोई प्रतिस्थानिक नहीं है। नॉन वर्बल क्यूज आर नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखिए यहाँ पर बात कही गई है कि गैर शाब्दिक संकेत शाब्दिक संप्रेषण है, तो अब देखिए शाब्दिक संप्रेषण तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले तो शाब्दिक संप्रेषण ही होता है, उसके बाद ही आप गैर शाब्दिक संकेतों का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि गैर शाब्दिक जो संकेत हैं वो शाब्दिक संप्रेषण का प्रतिस्थानिक नहीं हो सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि आप वर्बल कम्युनिकेशन की जगह हर जगह आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ही काम चला लो। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये कि शाब्दिक संप्रेषण तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि गैर शाब्दिक इनकी जगह ले लेंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे
सिर हिलाने का मतलब होता है ना करना, ठीक है, किसी काम में सिर हिला दिया, लेकिन हम जरूरी नहीं कि हर बार सिर हिलाने का मतलब ना ही हो, ठीक है, सिचुएशन में इसका आंसर बदल भी सकता है। तो ये ठीक है, इसके लिए आपको कई बार शब्दों का प्रयोग भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि गैर शाब्दिक जो है वो शाब्दिक संप्रेषण की जगह हमेशा के लिए नहीं ले सकते हैं। ये प्रयोग हो सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं, लेकिन ये उनके प्रतिस्थानिक नहीं है। तो यानी कथन और 1 और 2 बिल्कुल सही जवाब है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए आपको ये मैचिंग का क्वेश्चन है, आपको बताना है, ये आपके विषय दिए हुए हैं, इन विषय का संप्रेषण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु क्या है, कम्युनिकेशन का इनका ये प्रमुख केंद्र बिंदु क्या आपको बताना है। ये हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, इसका जवाब बताएं। और ये रहा इंग्लिश वालों के लिए, ये जो इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, ये अपना स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, उसका जवाब बताएं। तो देखिए दोस्तों, तो दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखें, बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल बोनस पॉइंट होता है, क्योंकि अगर आपको इनमें से एक पॉइंट का भी जवाब पता है तो आप पूरा आंसर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप देखें, हमें इतना पता है कि समाज शास्त्र का संबंध किससे होता है, समाज से। किससे होता है, समाज से। तो देखिए आप समाज शास्त्र को जोड़ेंगे यहाँ समाज से, ठीक है, इसका तो ये हो जाएगा। आप जानते हैं मनोविज्ञान, अभिप्रेरण किस में होता है, मनोविज्ञान में, ठीक है। मनोविज्ञान में हमें अभिप्रेरणा सिखाई जाती है, बच्चों की छात्रों को अभिप्रेरित करना चाहिए। तो ये मनोविज्ञान संबंधित है, यानी इसलिए हो जाएगा सी का 1। प्रबंधन, देखिए मैनेजमेंट एक सिस्टम है, ठीक है, तो डी का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पर आप जानते हैं फिर बचा एक मानव विज्ञान, क्या हो जाएगा, संस्कृति, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले सोशोलॉजी का सोसाइटी से हो जाएगा कनेक्शन, साइकोलॉजी का मोटिवेशन से, मैनेजमेंट एक मेथड है, और एंथ्रोपोलॉजी यानी कि कल्चर है। तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगर हम देखें हिंदी का, तो आप यहाँ सीधे देख रहे हैं 3 4 1 2, क्या जवाब हो जाएगा इसका, 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए एक से एक बेहतर कंटेंट इसी तरह लाते रहें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है दोस्तों, संप्रेषण में मितव्ययिता के परीक्षण में इसका तत्व शामिल होगा। देखिए होगो लिखा है, होगा, ठीक है। अब देखिए, इन कम्युनिकेशन द एलिमेंट इन्वॉल्व इन द टेस्ट ऑफ पार्सिमनी इज। तो संप्रेषण में मितव्ययिता, अब देखिए दोस्तों, संप्रेषण में मितव्ययिता का मतलब होता है कि हमारे संदेश में बिल्कुल चीज़ों को सरल और सटीक तरीके से बताने का प्रयास किया गया हो, जिसमें मतलब वो ऐसा संदेश जिसमें चीज़ों को सरल तरीके से, स्पष्ट तरीके से बताने का प्रयास किया गया हो, घुमा फिरा के बात ना कही गई हो, तो उसमें कौन सा तत्व शामिल होगा। तो देखिए पहला है लॉजिकल सिंप्लिसिटी यानी तार्किक सरलता, कॉम्प्लेक्स वैलिडिटी जटिल वैधता, इमोशन ड्राइवन जनरलाइजिबिलिटी भावप्रवण सामान्यीकरण, या सार ग्रहण। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दिया है सार ग्रहण यानी कि अब्स्ट्रैक्शन, यानी हम अगर हमने प्रश्न ये पूछा है कि किस तरह का तत्व होना चाहिए जो हमारे संदेश को बिल्कुल सरल भाषा में प्रयुक्त करे। तो देखिए यहाँ पर सारांश है, ठीक है, हमें उसका सारांश केवल दे देना है। तो देखिए सारांश ठीक है, सरल हो जाएगा, लेकिन स्पष्ट नहीं होगा, ठीक है, इस वजह से ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। सारांश कई हद तक सही है, लेकिन हमारा आंसर नहीं है। भाव प्रवण सामान्यीकरण, अगर अपने भावों को प्रकट करने लगें, ठीक है, अगर हमने अपने संदेश में भावों को प्रकट करके संदेश करेंगे तो भी हमारा संदेश स्पष्ट नहीं होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन की डिमांड है वो आंसर नहीं है। जटिल वैधता, अब देखिए ये तो बिल्कुल विपरीत जवाब है इस प्रश्न का। जटिल वैधता, उसकी कॉम्प्लेक्स वैलिडिटी, देखिए जटिलता बिल्कुल नहीं चाहिए, जटिलता तो होनी नहीं चाहिए। अगर हमें बिल्कुल सरल शब्दों में देना है तो होना क्या चाहिए, तार्किक सरलता। कैसा हो, तार्किक रूप से सरल हो, बिल्कुल सरल हो, तभी संप्रेषण मितव्ययिता का तत्व शामिल हो पाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हमें किसी को बताना है कि सूरज पूरब से निकलता है, ठीक है, तो उसे सीधा सीधा ये कह देना ज़्यादा सही है कि सूरज पूरब से निकलता है। अब हम उसको किसी कहानी के माध्यम से बताएं, अपने भाव दिखाकर बताएं, सारांश बताएं, तो देखिए ये तीनों ही चीज़ें गलत हैं, यानी तीनों ऑप्शन गलत हैं। हम इसे सीधे सी भाषा में बोलते हैं कि सूरज पूरब से निकलता है, तो ये संदेश ज़्यादा स्पष्ट और सरल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, लॉजिकल सिंप्लिसिटी इज द राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। ये ऑप्शंस हैं आपके।
प्रश्न है दोस्तों, मीडिया के द्वारा संप्रेषण किसको परिलक्षित करता है? इन मीडिया व्हाट डज कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट? द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द कम्युनिकेटर, यानी संप्रेषक की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, वंचितों की सामाजिक अपेक्षाएं या द सोशल एक्सपेक्टेशन ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड, समाज की नैतिक आकांक्षाएं, द मोरल एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी, द मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा का बहुसंख्यावादी प्रभुत्व। अब देखिए, मीडिया के द्वारा जो संप्रेषण होता है वो किसको परिलक्षित करता है? अगर हम देखें भाषा का बहुसंख्यावादी प्रभुत्व, यानी इसका मतलब ये है, भाषा का बहुसंख्यावादी प्रभुत्व का मतलब ये है कि क्या मीडिया केवल उस भाषा के बारे में बात करता है जिसको बहुत, यानी देश के सबसे ज़्यादा भाग द्वारा बोला जाता है? तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। भाषा का बहुसंख्यावादी प्रभुत्व ऐसा नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है समाज की नैतिक आकांक्षाएं। अब देखिए, समाज की जो नैतिक आकांक्षाएं, जैसे समाज की नैतिक आकांक्षाएं क्या हैं? सच्चाई, ईमानदारी, ठीक है। तो क्या जो हमारा मीडिया केवल इसको ही दिखाता है? नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। ये तो समाज की नैतिक आकांक्षाएं हैं, लेकिन मीडिया में आप ये नहीं देखेंगे। मीडिया में आप तो तरह तरह का मैटर देखेंगे, ठीक है। तो ये तो इसका जवाब नहीं हो सकता। अगला है वंचितों की सामाजिक अपेक्षाएं। अब देखिए, वंचितों यानी जो पिछड़े वर्ग हैं, उनकी सामाजिक जो अपेक्षाएं हैं, ठीक है, क्या उनको दिखाता है? उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको क्या दिखाता है? नहीं, ये भी नहीं है। बल्कि ऑप्शन है संप्रेषक की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। अब देखिए, संप्रेषक जहाँ से रिलेटेड होगा वो अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि दिखाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आपने सोशल मीडिया में देखा, कोई एक्टर है तो वो हमेशा अपनी एक्टिंग की बात करेगा, अपनी पिक्चरों की बात करेगा। कोई एंकर है, कोई न्यूज़ चैनल का एंकर है तो वो हमेशा न्यूज़ की बात करेगा, नई नई जो न्यूज़ होंगी उसके पास आएंगे उनकी बात करेगा। कोई सिंगर आप अगर देखेंगे तो केवल अपने गानों के बारे में बात करेगा, जहाँ पर भी आप उसे देखेंगे। तो जो संप्रेषण है वो हमेशा किसको परिलक्षित करता है, किसको रिफ्लेक्ट करता है? तो वो संप्रेषण अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मैं अब यहाँ पर पढ़ाई करता हूँ और यूट्यूब पर आपको पढ़ाता हूँ, तो मैं केवल जब भी आऊँगा सोशल मीडिया पे तो मैं आपको केवल इन्हीं की बातें करूँगा, ठीक है। तो ये जो संप्रेषण होता है वो हमेशा संप्रेषक की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? संप्रेषण में प्रेषित संदेश का अर्थ है। इन कम्युनिकेशन द मीनिंग ऑफ द ट्रांसमिटेड मैसेज। अब देखिए, अभी हम लोग पहले 2 क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं। जो संप्रेषण होता है उसमें प्रेषित संदेश का अर्थ होता है, देखिए, चैनल का क्रियाकलाप नहीं होता, सहयोग नहीं होता, प्राप्तकर्ता का क्रियाकलाप नहीं होता, बल्कि प्रेषक क्या कर रहा है उसका क्रियाकलाप ही होता है उस संदेश में, ठीक है। अब मैं आपको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि हम पहले 2 क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं। तो द एक्टिविटी ऑफ द सेंटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ये आपको 5 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन से कथन, ये आपके ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कौन से कथन। क्वेश्चन ये पूरा नहीं है, मैं आपको अच्छा नीचे आ गया। अशाब्दिक संप्रेषण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? अशाब्दिक संप्रेषण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए, पहला है, देखिए मैं अब कथन पढ़ता हूँ, आप बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। देखिए, पहला कथन है इसका सीमित अर्थ होता है, इट हैज़ अ लिमिटेड मीनिंग। तो देखिए, जो अशाब्दिक संप्रेषण होता है क्या उसका लिमिटेड मीनिंग होती है, क्या उसका निश्चित अर्थ होता है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये अशाब्दिक संप्रेषण की विशेषता नहीं है, क्योंकि देखिए अशाब्दिक संप्रेषण, जैसे मान लीजिए कोई छात्र है जो हंस रहा है। अब देखिए, हंसने का मतलब खुशी होता है, लेकिन हर बार हंसना का मतलब खुशी नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सीमित अर्थ नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ बहुत व्यापक होता है, ठीक है। ये परिस्थिति के हिसाब से अशाब्दिक संकेतों का अर्थ बदल जाता है दोस्तों। इस वजह से आप हमेशा ध्यान रखें कि इसका सीमित अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो पहला आंसर तो गलत है, ये इसकी विशेषता नहीं है। इसका प्रतिनिधान नहीं होता, मतलब इसका प्रतिनिधान मतलब इसका अल्टरनेटिव नहीं होता। अगर कोई संकेत है तो वो फिक्स उसी मतलब अशाब्दिक संकेत से ही बताया जा सकता है, तो ये गलत है दोस्तों। देखिए, हर जो अशाब्दिक संकेत है उसका एक प्रतिनिधान जरूर है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं,
मतलब सीधी अगर बात दोस्तों करें तो इसका जो हमारा अशाब्दिक संकेत है इसका हमेशा एक निश्चित अर्थ नहीं हो सकता, ये कहने का मतलब है इसका प्रतिनिधान नहीं होता। ठीक है, इसका प्रतिनिधि कोई एक चीज़ नहीं है, अशाब्दिक संकेत किसी एक चीज़ का प्रतिनिधि नहीं बल्कि इसका प्रतिनिधि बदलता रहेगा हमेशा। ठीक, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे सिर हिलाना, तो हमारे भारत में क्या है, सिर हिलाने का मतलब होता है मना, मतलब सिर हिलाना अगर हम देते हैं तो इसका मतलब होता है सहमति, ऊपर से नीचे सर हिलाया इसका मतलब सहमति। लेकिन कई देशों में इसका मतलब अलग हो सकता है। मुस्कुराना, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, तो मुस्कुराना हर बार हंसने का ही संकेत नहीं है। ठीक है, जैसे भौहें चढ़ाना, कई लोग अपनी भौहें चढ़ा लेते हैं ऊपर की ओर, तो अब ये हर बार भौहें चढ़ाने का मतलब, कुछ लोग देखिए आश्चर्य में भौहें चढ़ाते हैं, कुछ लोग प्रश्न पूछते समय चढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रतिनिधान नहीं होता। बिल्कुल सही बात है कि अशाब्दिक संकेतों का प्रतिनिधान नहीं होता, यानी कथन सही है, ये इसकी विशेषता है। यह संदर्भात्मक अर्थ संप्रेषित करता है। मतलब ये बिल्कुल सही बात है कि जो अशाब्दिक संकेत होते हैं वो संदर्भ यानी कि पर्यावरण के हिसाब से, जो संदर्भ है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उसके हिसाब से अपना अर्थ संप्रेषित करते हैं। अब अगर आप किसी शादी पार्टी में हंस रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में खुश हैं। ठीक है, ये अब संदर्भ में आप समझ जाएगा आदमी खुश है। लेकिन अगर आप किसी की बुरे समय में आप हंस रहे हैं तो मतलब इसका मतलब हंसी नहीं, इसका मतलब कुछ और है। ये आपकी स्ट्रेंथ को बता रहा है। ठीक है, आपके ना टूटने को बता रहा है, तो इसका अर्थ बदल गया। इसलिए ये क्या है कि ये बिल्कुल सही चीज़ है। यह प्राप्तकर्ताओं को प्रभावित कर सकता है। यस, बिल्कुल, ये आपके मिलने वालों से आपको प्रभावित कर सकता है। अशाब्दिक संप्रेषण, यानी जैसे मान लीजिए आप किसी से हाथ मिलाते हैं, अभी अशाब्दिक संप्रेषण है, लेकिन ये आपके सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। किसी को गले लगाना, ये सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। यह निजी संबंधों पर प्रभाव डाल सकता है। बिल्कुल वही बात है दोस्तों कि यह निजी संबंधों पर भी प्रभाव डाल सकता है। दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल एक ही बात को बता रहे हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे कथन? 2, 3, 4, 5 ही 2, 3 पहला कथन केवल गलत है, बाकी 2, 3, 4, 5 ये सही है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में 3 ही 3 दिए हैं, तो यहाँ देखिए 3, 4, 5 है, यहाँ 2 और होगा, 2, 3, 4, 5, ये चारों कथन सही हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, और बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1 है, एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द कंसेप्चुअल डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन इज द लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी संप्रेषण की अवधारणात्मक परिभाषा में एक महत्वपूर्ण तत्व पर्यवेक्षण का स्तर है। दूसरा कथन है, हमें इसे समझने के लिए संप्रेषण स्वातिगता यानी इंटेंशनलिटी के कारण को नहीं भूलना चाहिए। टू अंडरस्टैंड दिस वी मस्ट नॉट ओवरलुक द रोल ऑफ इंटेंशनलिटी इन कम्युनिकेशन। तो देखिए दोस्तों, पहला जो कथन है कि संप्रेषण की अवधारणात्मक परिभाषा एक महत्वपूर्ण तथ्य पर्यवेक्षण का स्तर है, तो देखिए बिल्कुल सही बात है कि संप्रेषण की अवधारणा की, अगर संप्रेषण की अवधारणात्मक परिभाषा की बात करें तो महत्वपूर्ण तत्व पर्यवेक्षण है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, तब आप समझ पाएंगे। अगर आपको संप्रेषण समझना है तो आपको इसका पर्यवेक्षण करना पड़ेगा। जैसे मैंने आप देखिए, अब मैं 2 चीज़ें पूछता हूँ, देखिए मैं 2 शब्द बोल रहा हूँ, आप बताइएगा कि इनमें क्या अंतर। मैंने कहा और कैसे हो, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ और कैसे हो, तो अब देखिए दोनों के कहने में अंतर है। ठीक है, एक में आपको चिंता का विषय लग रहा होगा, लेकिन एक दूसरे कथन में लग रहा होगा जैसे कोई किसी को ताना मार रहा है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो कम्युनिकेशन हुआ है, ये आप जब आप पर्यवेक्षण करेंगे, कोई आपके सामने से कह रहा है, तो जब आप उस पर पर्यवेक्षण करेंगे तो दोस्तों इन दोनों ही बातों में जब आप इसका पर्यवेक्षण करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कम्युनिकेशन किस तरह का कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ये बिल्कुल कथन सही है कि संप्रेषण की अवधारणात्मक परिभाषा एक महत्वपूर्ण तथ्य पर्यवेक्षण का स्तर है। अब देखिए दूसरा कथन है, हमें इसे समझने के लिए संप्रेषण की स्वातिगता यानी कि इंटेंशन क्या है के कारण को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, जैसे अभी मैंने ऑप्शन आपको जो एग्जांपल दिए दो वाक्यों का, इसमें जब तक आप व्यक्ति के इंटेंशन को नहीं समझेंगे, ठीक है, तभी जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको संप्रेषण का मतलब नहीं पता चलेगा। ठीक है, अब आप इन दोनों ही, अगर दोनों जो मैंने आपको 2 तरह के वाक्य बताएं, इन दोनों ही कंडीशन में आप अलग अलग तरह का जवाब देंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं कि जब तक आप इंटेंशन नहीं समझेंगे आप संप्रेषण को नहीं समझ पाएंगे। तो दोनों कथन सही हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू, बिल्कुल सही है।
तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही रहे आज। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।